ये कहानी हमारे प्रोटैगोनिस्ट जीरो की है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट है। पर एक दिन उसे कैसल कॉलेज में एक मिशन हासिल होता है और वह एक नए सेमेस्टर के लिए शिकागो को ट्रैवल करता है। तभी उसकी मुलाकात खूबसूरत जूनियर जियाबे से होती है। पर रास्ते में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जीरो की हालत काफी खराब हो जाती है। साथ ही साथ उसे एक लड़की मैजिक स्टूडेंट से बचाकर कहीं ले जा रही थी, क्योंकि अब वो इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन जीरो अपने प्यार के खातिर खुद के साथ साथ पूरी दुनिया को उजाड़ने का दम रखता है। पर वो ऐसा नहीं करता, लेकिन वो अपने प्यार के लिए खुद को सेक्रीफाइस जरूर कर दिया था। और इस कहानी में कैरेक्टर्स के पास काफी मिस्टीरियस पावर है, जो फिलहाल इस दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। एपिसोड 1 की शुरुआत में रेनाटा हमारे हीरो को कहीं ले जा रही थी। साथ ही वो बताती है, रुको जीरो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी और तुम्हें सही सलामत बाहर निकालूंगी। पर वो भागते भागते हाफ रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं। उसी वक्त उन पर कोई अचानक हमला कर देता है, जिसकी वजह से रेनाटा डर जाती है, इसलिए वो और तेजी से भागने लगी। रास्ते में जीरो उससे कहता कि सुनो, यह आधी रात के घंटे की आवाज है, आज तुम्हारा बर्थडे है मेरी छोटी प्रिंसेस। उसके ये कहती एक मिसाइल उसके पीछे से हमला हो जाती है, पर वो बच गई थी। तभी प्रिंसेस को सामने की तरफ धड़ धड़ वाली गन दिखती है, जिसे देखते हुए वो जीरो को बता रही थी, तुम यहाँ मर नहीं सकती और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। जो कहने के बाद वो उस गन को चलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गोलियां अंदर घुसने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये देखकर वो अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, ट्रिगर जाम हो गया है। उसी वक्त कोई उन पर मिसाइल थ्रो कर देता है। उस मिसाइल के इम्पैक्ट से रेनाटा बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। दूसरी तरफ पड़ा हुआ जीरो कहा, क्या यही तुम मरोगी? जिसके बाद हम शहर को देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों के लिए पूरे की पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया था। तभी एक सोल्जर बता रहा होता है, ब्लेड स्टॉर्म स्ट्रिक चल रही है, लगभग सभी इमारतें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। जिस बात पर उनका लीडर बताता कि ऐसा लगता है कि अब वापस जाना नहीं है, मुझे ऊपर से ऑपरेशन स्वान तैयार शुरू करने का ऑर्डर मिला है। याद रखना, बालों को एक कतरा भी ब्लेड स्टॉर्म बेबे नहीं बचना चाहिए। जिस पर एग्री करने के साथ सोल्जर एम बिठाते हुए बोला, व्हाइट स्ट्रोक बंदरगाह में अभी भी सर्वाइवर्स हैं, क्या उन्हें बचाने की जरूरत है? जिस पर उनका बॉस बताता है, चाहे कोई भी हो उन्हें मिटा दो, तुमको यह मेक श्योर करना होगा कि हर कोई मर चुका है। नेक्स्ट सीन में जीरो रेनाटो को देखते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें अभी तक अपना गिफ्ट नहीं दिया है, तुम इसके बिना कैसे मर सकती हो? इस अभिशाप बर्फीली रात में प्यार फूल जमकर नहीं मर जाना चाहिए। चलो राजा से यह गिफ्ट एक्सेप्ट करो, अब से तुम्हारी डेस्टिनी। अब इस बर्फीली तूफान का एंड नहीं होगा, चलो अपना कंट्रोल रिन्यू करो। अब से मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब से तुमको अच्छे से रहना चाहिए और हमेशा मेरे लिए यूजफुल रहो। साथ ही साथ जीरो उसकी सारी चोटों को हील करने में लगा हुआ था। और दूसरी तरफ सोल्जर वहाँ की तरफ देखते हुए बताता है कि व्हाइट स्ट्रोक में धुएं में रोशनी का एक अजीब सा गोला दिखाई दिया है। मतलब जीरो की हीलिंग पावर टेरिफाइंग होने की वजह से उसको रोशनी जैसी दिख रही है। तभी उनका बॉस अपने सोल्जर से बोला, अरे नहीं, क्या कोई जिंदा बच गया? उन्हें अभी के अभी मार दो। नीचे की तरफ जीरो उसे हील करते हुए कह रहा था, राजा की लैंग्वेज रीइंकार्नेशन का कारण बनेगी, वह इंस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड को इरेज कर देगा, वह तुम्हारी डेथ को मिटा देगा, तुम नहीं मर सकते। सुनो, मेरा हुक्म है, इसको हील करो। स्टोन पर कोई वर्ड्स नहीं लिखा जाएगा, अर्थ के नीचे कोई सोल रेस्ट नहीं कर रही है। जो कहते ही जीरो रेनाटा को किस कर चुका, उसके ऐसा करते ही रेनाटा पूरी तरह से रिवाइव हो गई थी। तभी जीरो उसको बताने लगा, शांति से लेटी रहो, तारों की रोशनी कॉफिन है, अर्थ स्टेज है, हवा चेयर और थंडर क्लैपिंग है। मैजिक ऐसा ही होना चाहिए। हकीकत परियों की कहानी से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन काफी सुंदर। साथ ही साथ जीरो कुछ बुलेट को बाहर निकालने के साथ उस सोल्जर पर हमला कर चुका और वो बुलेट सीधे जाकर सोल्जर को मार देती है, जिसने रेनाटा पर हमला करा था। साथ ही साथ वो अपने आप को हील करते हुए कहा, कभी कभी मुझे तुम पर दया आती है, लेकिन ज्यादातर समय तुम्हारी नासमझी माफ करने के काबिल नहीं है। 1000 साल के बाद शैतान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जो कहने के बाद वो अपने बैट विंग्स को बाहर निकाल चुका, जो देखने में काफी कूल लग रहे होते हैं। रेनाटा उसके इस अवतार को देखकर हक्का बक्का हो गई थी। दूसरी तरफ एक और सोल्जर डरते हुए कह रहा था, वह बच्चा उड़ रहा है, आखिरकार वह क्या है? उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनकर उनका बॉस घबराते हुए बताता कि सभी मिसाइलों को दागो और जल्द से जल्द उस पर फायर करो। सामने की तरफ जीरो अपने एक बीस्ट को समन कर लेता है, जो सीधे जाकर उन मिसाइलों से टकरा गया। वहाँ के इस नजारे को देखकर सोल्जर का कहना है, मैंने डायरेक्ट अटैक किया, वह अब मर चुका होगा। इसके साथ जीरो उसके सामने आ गया, जो देखकर वो एकदम हैरान हो चुका था। साथ ही साथ उसकी जान लेने के लिए ड्रैगन आ गया था। और आप लोग जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें चल क्या रहा है, पर मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, पर इसके बारे में ह्यूमंस को नहीं पता, क्योंकि कैसल कॉलेज
कॉलेज में इसे सीक्रेट तरीके से उन बच्चों को ट्रेन करता है जो ड्रैगन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। पर हमारे हीरो को इस कॉलेज में आने के लिए सबसे बड़े एल्डर विनती करते हैं, क्योंकि जीरो के मोम डैड ड्रैगन ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहाँ के सबसे बड़े चीफ उसके खुद घर में आकर पर्सनली उसको इनवाइट करते हैं। साथ ही साथ जीरो को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसके माइंड स्पेस में उसका एक छोटा भाई है जो उसको इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब जीरो को अपने ही दोस्त के खिलाफ फाइट करनी थी, पर उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, इसलिए उसका छोटा भाई उससे एक डील करता है जिसमें उसको 4 विशेष मिलेगी। पर इसमें एक दिक्कत है कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी जब उसकी 4 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जिसके बाद जीरो फैसला करता है कि मैं एक विशेष का इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा पावर हासिल कर लूंगा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। पर जब वो अपने दोस्त को मारने ही वाला था, तभी उसको वो पल याद आ जाते हैं जब उसने उसके साथ अच्छे पल बिताए थे, और इसी चीज का मौका पाकर उसका दोस्त उसको जान से मारने ही वाला था, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी बॉडी पर कंट्रोल करते ही उसको जान से मार चुका। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आगे की बातें जब जब कहानी आगे बढ़ेगी तो मैं उनको भी क्लियर करता रहूंगा। जिसके बाद हम एक उड़ते हुए पिरामिड को देखते हैं जिनका काम एक ड्रोन की तरह होता है। तभी हमें एक आवाज बताती है। ब्लैक स्वान से भागने के बाद जीरो और रेनाटा का टेस्ट किया गया, और वो लोग इस समय ब्लागो वेस्ट टेस्ट के बाहर एक माउंटेन रोड पर हैं। उनकी टारगेट डेस्टिनेशन हमें मालूम नहीं है। नीचे की तरफ जीरो के चेहरे पर घाव बढ़ने लगता है, साथ ही साथ वो कहा मेरे पास उनसे निपटने का समय नहीं है। असल में यह उन कमीनों की बात कर रहा है जो उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तभी वो आवाज मतलब कि बॉस की चमची बताती है, क्या हमें उस पर हमला करना चाहिए? जिस बात का जवाब देते हुए पर्सन कहता है, नहीं, यह एरिया कैडियो-CS ऑर्गेनाइजेशन की टेरिटरी है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा छाया में छिपा रहता है। वैसे उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमला करने के बाद हमेशा कैडियो-CS का निशान छोड़ जाते हैं, इसलिए हम उन्हें कैडियो-CS ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट जीरो की पावर का एक्सेसिव लेक है, हालांकि उनका पीछा करने वालों से निपटने के लिए काफी है। और अभी के अभी एक्सक्यूशन ब्यूरो को सूचित करो। रैंक के या उससे ऊपर वाले सभी नजदीकी स्पेशलिस्ट एग्जीक्यूटिव को तुरंत इकट्ठा होना है। इस बार यह A या S रैंक का मिशन है। अगले सीन में एक बंदा अपनी वाइफ से कह रहा था, मुझे अभी भी नहीं लगता कि तुमको इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस बात का जवाब देते हुए लेडी कहती है कि टेस्ट सब्जेक्ट जीरो जरूर ड्रैगन किंग में से एक है, मैं उसे कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा मेरे बिना एक्सक्यूशन ब्यूरो में कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। जिस बात पर एग्री करने के साथ बंदा कहा, मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की रक्षा करूंगा। जिसके बाद यहाँ से उन दोनों की तरफ आ गया था, तभी जीरो अचानक रुक जाता है क्योंकि उनको जानवरों के पैरों की आवाज आ रही थी। फिर वो अलर्ट होने के बाद रेनाटा से कहता है, फिलहाल हमें खतरे से बाहर हो जाना चाहिए, इसलिए मैं सिंगुओ जाना चाहता हूँ। सिंगुओ किंगुओ के साउथ में है, वहाँ पर काफी गर्मी पड़ती है। एक साल में 4 सीजन होते हैं, उनमें से 3 सीजन में फूल खिलते हैं। वहाँ पर हजारों अलग अलग तरह के फूल हैं। स्प्रिंग सीजन में हर घाटी में अलग अलग फूल खिलते हैं। ये सब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेनाटा इसके लिए मान गई थी। तभी जीरो का कहना है, साथ ही मुझे जिस पावर की जरूरत है वह वहाँ पर मौजूद है, वह दोबारा से रिवाइव हो गए हैं। तभी रेनाटा सवाल करती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए जीरो कहा, हम इस ब्लैक ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे और ट्रेन को पकड़ने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। उसी वक्त जीरो के घाव फिर से खुलने लगते हैं, जो देखकर रेनाटा उसके लिए परेशान हो चुकी थी। उसको यूं परेशान देखकर जीरो कहता कि मैं ठीक हूँ, अगर हम किसी ऑयल टैंकर का इस्तेमाल करेंगे तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम आसानी से पहुँच सकते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों आगे भागने लगे, पर वो भागते भागते एक स्टेशन के करीब पहुंचकर ट्रेन में एंटर कर जाते हैं। पर इस ट्रेन में पावर नहीं थी, जिस पर जीरो सोल्यूशन का हल ढूंढते हुए बताता है कि हम विंड को पावर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और फायर इलेक्ट्रिसिटी के समान है। इसी के साथ वो एक स्पेल कास्ट करने लगा, जमीन में गर्मी और आसमान में पंख, मेरे हाथ और पैर एक जैसे हैं, एक्टिवेट। उसके ऐसा कहते ही ट्रेन का इंजन चालू हो गया था, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ी। अंदर की तरफ रेनाटा सवाल करती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब पर जीरो कहा, हमारे पीछे जो पड़े हैं वहाँ पर वो कभी नहीं आ सकते। इस पे रेनाटा बताती है, क्या ये वही गॉड है जिसका तुमने जिक्र किया था? जिस पर वो मना करते हुए कहता कि नहीं, इस ट्रेन से वह अभी हमसे नहीं मिल सकता, परंतु उसकी परमिशन के अंडर कुछ चींटियां पास आ रही हैं। जिसके बाद जीरो बाहर की तरफ आ गया था ताकि वो उन चींटियों को मसल सके। अपने सामने टारगेट को देखकर सोल्जर बताता है कि हमारे सामने टारगेट है, अब क्या करें? ये बात सुनकर वो बंदा बोला, जैसा मर्जी उस पर गोली चलाओ, आगे आइस लेक के पास कैसल कॉलेज है, वहाँ तक ये बंदा नहीं पहुँचना चाहिए। ऑर्डर सुनते ही उन सब ने एक साथ जीरो पर हमला करना शुरू कर दिया था। नीचे की तरफ जीरो एक स्पेल कास्ट करते हुए कहता कि राजा की बात को समझो, लाइटनिंग फ्लेम अपने किंग के लिए, लावा अपने किंग के साथ
चलो, लाइट एयर और सभी एलिमेंट मेरे पीछे आओ, अपने किंग के पीछे चलो। हेवन और अर्थ मेरे वर्ड्स की पावर को नमन के लिए विंड समन करो। ये कहने के बाद वहाँ पर काफी सारे टोर्नेडो क्रिएट हो गए थे। अपने सामने इस नजारे को देखकर उन सभी की फटकर 4 हो गई थी। दूसरी तरफ जीरो थंडर को भी समन कर लेता है। अपनी ज्यादा मैजिकल पावर खर्च करने की वजह से जीरो धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा था। साथ ही साथ वो बोला, फायर समन एक जाइंट पाइथन बनो और आसमान का गला घोट दो। जिसके बाद काफी सारे फायर पाइथन उन पर टूट पड़े। उन पाइथन को अपने करीब आता देखकर उन सभी सोल्जर के अंदर दहशत भर चुकी थी और वो लोग डर के मारे अपनी गोलियां भी फायर नहीं कर पा रहे थे। इसी के साथ वो सब के सब जलकर राख हो गए, जबकि जीरो उन टोर्नेडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखकर रेनाटा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तभी जीरो उसके पास आते हुए कहता कि थोड़ी सी हवा चल रही है, क्या हमें अलग गाड़ी में जाना चाहिए। उसी वक्त रेनाटा उसका हाथ देखते हुए उसके बारे में पूछती है, जिस बात का जवाब देते हुए जीरो का कहना है, यह ठीक है, वह सिर्फ स्किन थी। इसी के साथ रेनाटा अपना हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ मांग रही थी। तभी जीरो भी अपना हाथ उसके हाथ पर धर देता है, जिसके बाद रेनाटा उसके हाथ को बड़े प्यार से अपने गाल पर धर देती है। जिसके बाद यहाँ से कुछ स्टूडेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है, प्रिंसिपल ट्रेन एक्सपेक्टेशन से पहले ही आ जाने चाहिए और कई स्पेशलिस्ट अभी तक इकट्ठे नहीं हुए हैं। जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल कहने लगा, यह ठीक है। लू, लिंगचैन, जियोवाना तुम कहाँ हो। जिस बात पर लिंगचैन कहा, हम पास ही हैं, बस हम 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये बात सुनकर उनका प्रिंसिपल कहता है कि अच्छा, इंटेंट के अनुसार जिस ट्रेन में तुम हमला करने वाले हो उसमें एक ड्रैगन किंग है। हम नहीं जानते कि वे चारों में से कौन है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह भयानक एनिमी है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही मिनटों में तुम सभी इंजर्ड हो सकते हो या बैटल में मारे भी जा सकते हो, लेकिन ह्यूमंस के लिए ड्रैगन किंग को खत्म करना, प्लीज अपनी बॉडी और लाइफ इसमें दांव पर लगा दो। तेरी महिमा और खून देश भर में बिखर जाएगी और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के साथ कोएग्जिस्ट में रहेगा। और अभी प्रिंसिपल ने डीमन किंग की बात कही थी, वह पूरी तरह से ठीक कही थी, क्योंकि जीरो व्हाइट ड्रैगन ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। जिसके बाद उन सब स्टूडेंट ने उस ट्रेन पर धावा बोल दिया था और वो चारों तरफ से जीरो पर हमला करने के लिए आ रहे थे। दूसरी तरफ जीरो बड़े आराम से बीचों बीच में खड़ा हुआ था। तभी रेनाटा वहाँ के शोर को सुनकर कहती है, किसी ने ट्रेन पर तोड़फोड़ की है। जिस पर एग्री करने के साथ जीरो बताता है, 127 लोग और काफी सारे हाइब्रिड इधर ही आ रहे हैं, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम यह नहीं देखना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है। जिस बात पर एग्री करने के साथ रेनाटा अपनी आंख बंद कर लेती है। ऊपर की तरफ एक पर्सन कहने लगा था, कैड यूसियस ऑर्गेनाइजेशन से बचने के लिए उन्हें इस ट्रेन की जरूरत है, वह इस गाड़ी के अंदर यान लिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके बाद जीरो बोला, हाइब्रिड कमीने, तुमको किंग की जरूरत नहीं, तुम्हें मारने के लिए यान लिंक ही काफी है। और वो लोग जिस चीज को मना कर रहे थे ये वो ही करने वाला है। यान लिंक एक ऐसी खतरनाक पावर है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी पर्सन को काफी आसानी से मार सकता है। जिसके बाद जीरो यान लिंक का इस्तेमाल करते हुए सबके सबको एक ही बारी में खत्म कर दिया था। तभी कुछ स्टूडेंट गेट तोड़ते हुए उसको जान से मारने के लिए आने ही वाले थे, पर जीरो घुटने टेको कहकर उन सभी को घुटने के बल ला देता है। फिर वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, कमीनो, जब तक तुम्हारे अंदर ड्रैगन का खून बहता रहेगा तुम मेरी परमिशन का वायलेशन करने के नाकाम हो। लेकिन वो लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए खुद को जीरो के चंगुल से छुड़ाने के साथ उस पर हमला कर चुके, जो देखकर जीरो बताता कि ड्रैगन के खून को सप्रेस करने के लिए जबरदस्ती इंसानी खून का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कहने के बाद जीरो चकनाचूर कहकर उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद एक स्वॉर्डमैन आते हुए कहा, तुम्हारी लोकेशन मेरी लोकेशन, यान लिंक डिस्टेंस कंट्रोल, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। जिसके बाद रेनाटा अपनी आंख खोलते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी गंदी दिख रही है, चलो मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए जीरो कहता कि जब मैं वापस आऊँ तो ऐसा करना, मैं उनमें से बाकी को सामने से उलझ लूंगा। तभी एक और लड़की आते हुए अपने स्पेल कास्ट करने के साथ कहती है कि क्रोध से मेरी हड्डियां और बाल एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टील के चाबुक बन जाओ। दूसरी तरफ जीरो उसके चाबुक को साइड करते हुए और उस लड़की को अपने पास बुलाने के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद एक और शूरवीर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए आ गया था, लेकिन जीरो उसको अपने आइस मैजिक से फटाफट हटा देता है। फिर वो ट्रेन के अगले डब्बे में एंटर करते हुए कहा, मेरी मुट्ठी सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर देगी, यान लिंक पेट्रीफाई। जिसके बाद वो क्लोज कॉम्बैट में उनका खात्मा करने लगा। ऐसा करते करते वो उस ट्रेन को खाली करने ही वाला था। तभी एक बंदा अपना स्पेल कास्ट करते हुए बोलता, कंट्रोल के अनुसार मैं कंपेनियन स्टील हूँ, यान लिंक स्टील शेयर। पर जीरो उसकी स्टील को तोड़ते हुए कहता है, तुम इस तरह स्टील शेयर का इस्तेमाल करते हो, कमांड बंड के अनुसार मैं स्टील का मास्टर हूँ। फिर वो स्टील हैंड से उसे कुचल चुका। उसके मरते ही वहाँ पर एक और लड़की आकर कही, कर्व क्राउन लॉजिक को डिक्लाइन कर
करता है और अर्थ स्काई बन जाती है। यान लिंग रिवर्स। उसके ये कहते ही ट्रेन उलट पुलट होने लगी। उसके बीच में घूम रहा जीरो कहता है यान लिंग जो ग्रेविटी को कंट्रोल करती है उन्हें सील करके रखना ही सबसे अच्छा है और केवल कंट्रोल करके ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कहते ही वो उस बंदे की बत्ती बनाकर खत्म कर दिया था। लेकिन ये लोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, ये आते ही जा रहे थे। पर उन सभी को देखकर जीरो के चेहरे पर डरावनी स्माइल थी। जिसके बाद उन सभी के हाथ पैर सर टांग के टुकड़े बाहर आने लगे। ऐसा करते करते उसने पूरी ट्रेन को खाली कर दिया था। ट्रेन क्लीन हो जाने के बाद रेनाटा आते हुए उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिस बात का जवाब देते हुए जीरो कहने लगा यह बॉडी इससे ज्यादा कुछ नहीं संभाल सकती। वैसे मेरे सिग्नल का इंतजार करो और तुम्हारे लिए अपना पहला गिफ्ट खोलूंगा। चिंता मत करो, यह केवल प्रीव्यू है, असली शो तो अब शुरू होने वाला है। जिसके बाद प्रिंसिपल बताता कि हमारी फोर्सेस लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसकी पावर एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। लिन चैंग, जियोवाना, तुम्हारे नए ऑर्डर उन्हें डिले करने के लिए हैं। तुम्हें उन्हें सिंगुओं में कदम रखने नहीं देना है और तुम मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। जिसके बाद वहाँ पर जियोवाना और लिन चैंग आ गए थे। वहाँ के इस खौफनाक नजारे को देखकर लिन चैंग कहता है अगर हम यहाँ पहले पहुँच पाते तो शायद इतने लोग नहीं मरे होते। दूसरी तरफ जीरो उन दोनों को देखकर हंसने के साथ कहता कि बस तुम दोनों, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? एक हाइब्रिड और एक प्रेग्नेंट लेडी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। क्या तुम हीरो हो या ये सिर्फ एक फेरी टेल है जो चींटियों ने अपने लिए बनाया है? कितने शर्म की बात है। चींटियां हमेशा सपनों से बहुत दूर जागती हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिंग चेंग कहता है कि इसमें दो लोग नहीं लगते। मैं अकेला ही इस ट्रेन को रोकने और तुम्हारी योजना को पटरी पर उतारने के लिए काफी हूँ। वो बात सुनकर जीरो हंसने के साथ बताता है इतना ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन तुमको पलट कर देखना चाहिए। हम 2 मिनट में शिंगुओ बॉर्डर पर होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी मौका है? हमारी प्लेट लोहे के बर्तन में खाना पकाने और नहाने से नहीं है। पर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी लिंग चंग भड़कते हुए बोला 2 मिनट तुम्हें काफी होंगे मौत के घाट उतारने के लिए। जिसके बाद जीरो हंसते हुए कहता है तो ऐसा है डिले टैक्टिक। क्या तुम अपने मेन स्क्वाड का आने का इंतजार कर रहे हो? फिर वो अपने मन में कहा वह हमें शिंगुओं तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। हमें जल्द ही फाइट शुरू करनी होगी। मैंटिस बैरियर। दूसरी तरफ लिंग चंग अपनी सोर्ड को तैयार करने के साथ कहता है कि अब तुमको तबाही को खत्म करने का समय आ गया है। मेरी यान लिंक पावर किसी भी चीज में एंटर कर सकती है और सारी लाइफ मिटा सकती है। यह अनब्रेकेबल सोर्ड है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जीरो बताता है कि हेवन से यान लिंक अर्थ से हाईली रेडियो एक्टिव रेयर मेटल्स को निकालना जो सभी लाइफ फॉर्म में एंटर कर सकती है, सभी एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये काफी पावरफुल है। उसी वक्त ट्रेन अचानक रुक गई थी। साथ ही साथ लिंग चैंग ने अपने सोर्ड से उस पर हमला कर दिया था। उसके अटैक को अपनी तरफ आता देखकर जीरो कहने लगा था पागल, तुम जानते हो कि मैं यान लिंक से अफेक्ट नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा था। दूसरी तरफ जियोवाना एक स्पेल को कास्ट करने लगी, यान लिंक डार्क लाइट रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ लिंग चैंग कहता कि हमारा गोल तुम्हें डिले करना है। वैसे भी एक छोटी लड़की के साथ भागने का तुम्हारे पास कोई रीजन तो होना ही चाहिए। मुझे यकीन है तुम उसे बचा लोगे। तभी जीरो रेनाटा को बताता है रेनाटा गिफ्ट खोलने का समय आ गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेनाटा को याद आने लगा था जब हीरो ने उसे हील किया था। तभी उसके अंदर यान लिंक की पावर भी एंटर कर गई थी। यही सब सोचकर वो कहती कि मिरर प्यूपल सिटी डार्क लाइट रिफ्लेक्शन। जिसके बाद रेनाटा जियोवाना के स्किल को कॉपी करके उस पर ही हमला कर दी थी। लेकिन उसको बचाने के लिए लिंग चैन खुद ही उसके अटैक के सामने आने लगा। वहाँ के इस नजारे को देखकर जीरो कहा गेम ओवर, तुम हार गए। उस यान लिंक के साथ हेल में जाओ जिस पर तुम्हें इतना गर्व था। 3 लोगों की पूरी फैमिली और वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी वहाँ पर बड़ो आते के साथ टाइम को फ्रीज कर देता है। प्रिंसिपल को अपने सामने देखकर जीरो का कहना है आखिरकार तुम सामने आ गए। वह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बूढ़े इंसान, तुम्हारे बाल सफेद होने के बावजूद भी तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्या ये सैड नहीं है? जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल बताता है तुम ही हो जो इतना निराश हो। यह शर्म की बात है कि तुम केवल 1 मिनट की दूरी पर थे। लेकिन एल्डर के डिस्टेंटफुल व्यू से मत देखो। तुमने मेरे सबसे काबिल स्टूडेंट को धोखा दिया लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम ही हो जो मर रहे हो और तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। इस 1 मिनट में अपने आखिरी वर्ड्स कह दो। ये बात सुनकर जीरो कहने लगा था तुमने मुझे कुचलने के लिए अपने प्यारे स्टूडेंट को तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। शिंगुओं में वे क्या कह रहे हैं? एल्डर बेहद चालाक, कपटी, बेईमान होते हैं। मुझे तुमको बधाई करना चाहिए। हड्डियों को ड्रम स्टिक के रूप में और झूठा को ड्रम के रूप में इस्तेमाल करना। लेकिन नाटक बहुत हो गया। यह बॉडी सचमुच अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। बूढ़े इंसान, मानो या ना मानो, इस बर्फीले तूफान को मैं हेल
की सीनरी में बदल सकता हूँ इससे पहले कि तुम अपनी पलक झपका सको। शायद तुमको वहाँ की सीनरी पसंद आएगी। जिस बात पर प्रिंसिपल उसको बताने लगे थे, मुझे मारने का कोई मतलब नहीं है, बैकअप जल्द ही यहाँ होगा। किसी भी हालत में मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरे कई सारे स्टूडेंट को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारे पर 2 मोस्टर रखने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे स्किन से लेकर हड्डी तक फट जाएगी। इस पे जीरो बोलता है, बूढ़ऊ तुम बूढ़े हो रहे हो, तुमको अपनी लाइफ को संभाल कर रखना चाहिए। हालांकि मुझे दोनों साइड से नुकसान उठाना पसंद नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। आज रेनाटा का बर्थडे है और मैं उसका दिन खराब नहीं करना चाहता। चलो एक डील करते हैं। फिर वो स्पेस में क्रैक करके उसमें से ब्रीफ केस बाहर निकालते हुए कहता है कि मेरी शर्तें मान लो और मैं तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल बताता है, ड्रैगन राजा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस पर जीरो कहा, ड्रैगन राजा अपने वादे के पक्के होते हैं, राजा कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम इसमें डेंट लगाना चाहते हो तो यह इम्पॉसिबल है। जहाँ तक की बात है, चिंता मत करो, देर सवेर यह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। जिसके बाद बुढ़ऊ उसकी डील की कंडीशन के बारे में पूछता है, जिसका जवाब देते हुए जीरो कहने लगा, मेरे लिए रेनाटा का ख्याल रखना, जब समय आए तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रिंसिपल कुछ देर सोचने के बाद बताते हैं कि अब से वह मेरी सबसे प्रिय स्टूडेंट रहेगी। जो सुनकर जीरो काफी खुश होते हुए रेनाटा से बातें करने लगता है, यह तुम्हारे लिए मेरा सेकंड बर्थडे गिफ्ट है। मैंने अभी तक तीसरे के बारे में नहीं सोचा है। चलो स्प्रिंग तक इंतजार करो जब तक फूल खिलेंगे। मेरी छोटी प्रिंसेस, मुझे अब जाना होगा, तुम मेरी हो, अब से तुम मेरा नाम लोगी जीरो। ये कहते ही वह पूरी तरह से गायब हो गया था, पर उसकी कॉन्शियसनेस जियोवाना के पेट में चली गई थी। शायद इसका एहसास प्रिंसिपल को भी हो चुका था। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर न्यू पर्सन आते के साथ प्रिंसिपल से कह रहा होता है, दरअसल मैंने पहले ही अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश कर लिया है, लेकिन प्रिंसिपल तुम जानते हो कि बाइकें कितनी तेज होती हैं, पर मेरा सच में वो मतलब नहीं था। अरे हाँ, क्या ड्रैगन किंग का सीक्रेट हासिल हो गया? आपके यहाँ रहते हुए प्रिंसिपल कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जिसके बाद प्रिंसिपल उस बैग की तरफ इशारे करते हुए कहते हैं, मैं समझ गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बंदा बताता है कि जैसा कि प्रिंसिपल से उम्मीद थी, तभी प्रिंसिपल उसके अगले मिशन के बारे में समझाते हैं। शिंगुओ के लिए तुरंत एक हेलीकॉप्टर लो, तुम्हारी नहीं पहचान एक ड्राइवर की है। याद रखना, यह ब्रीफकेस तुमको जरूर रखना होगा जब तक मुझे तुम्हारी दोबारा जरूरत ना पड़े। शिंगुओ में एक गर्लफ्रेंड ढूंढो और एक फैमिली शुरू करो, साथ ही साथ नॉर्मल इंसानों की तरह दिखावा करना। ये बात सुनकर बंदा पूछा, क्या ड्राइवर के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है? जिस पर प्रिंसिपल मना कर देता है। फिर वो ब्रीफकेस लेते हुए कहा, मैं जानता था, वैसे चिंता मत करो, ब्रीफकेस पक्के रूप से मेरे पास सेफ है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा। तभी प्रिंसिपल उसे रोकने के साथ बताते हैं, चूर तियान जियाओ, मुझे माफ करना। पर तियान जियाओ उनको गुड बाय करके वहाँ से चला गया था, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी माफी मांग रहे थे। अगले सीन में तियान जियाओ प्रिंसिपल की बातों को सोचकर कह रहा होता है, एक गर्लफ्रेंड ढूंढो। प्रिंसिपल, मुझे उससे नफरत है, वैसे वह मुझे नफरत की नजरों से देख रहा था। बुरे आदमी, मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगा। इसी के साथ तियान जियाओ ने शादी कर ली और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम जीहांग है। दूसरी तरफ जियोवाना का भी एक लड़का हुआ जो बिल्कुल अपने डैड पर गया था। तभी लिंगचन का कहना है, चलो इसे एक चाइनीज नाम दे। साथ ही साथ उसकी मॉम ने उसका नाम लू मिंग फई रख दिया था। और आप लोग जानते ही होंगे कि ये बच्चा कौन है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। अब शुरुआत होती है एपिसोड 2 की। इस एपिसोड का नाम द मोरनर्स आई। जिसके बाद तियान जियाओ अपने बच्चे की वीडियो बनाते हुए कह रहा था, जीहांग चू जीहांग, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है, चलो अब मुस्कुराओ। इसके कुछ सालों बाद जीहांग बड़ा हो गया था, जहाँ पर वो काफी मजे कर रहा होता है। तभी उसके डैड काइट उड़ाते हुए कह रहे थे, काइट उड़ाने वाले कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वह काइट की डोर से जुड़े हुए होते हैं। यह बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है। फिर हम एक ग्रीन बोर्ड को देखते हैं जिसमें लिखा था, लिटरली चैन की गहराइयों में महारत हासिल करो, रेशमी वस्त्र को अधूरा छोड़ दो। उसकी कमजोर हालत में पहला टोस्ट डगमगा जाता है, उसकी सीट झुक जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। फिर हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर तियान जियाओ जीहांग से कह रहा था, जीहांग यहाँ देखो, डैड तुम्हें लेने आए हैं, चलो कार में बैठ जाओ, काफी तेज बारिश हो रही है, जल्दी करो कार में बैठो। आप लोग जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहानी जीहांग के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट तो लू मिंग फई होना चाहिए, तो इस कहानी की शुरुआत उसी को दिखाते हुए होनी चाहिए थी। पर इसका एक रीजन है, क्योंकि ये लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, इसका रोल हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरह ही है। कहानी आगे आगे बढ़ती रहेगी तो आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर समझ में फिर भी ना आए तो मैं किस लिए हूँ। अगर कुछ सवालों का जवाब मैं ना दे पाऊँ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, साथ ही उसका जवाब अगले एपिसोड में मैं दे दूंगा। अब कहानी की तरफ आते हैं जहाँ पर जीहांग अपने डैड से पूछ रहा होता है,
आप और माँ हाल ही में काफी बहस कर रहे हो। जिस बात पर एग्री करते हुए तियान जियाओ कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए कहीं जाना पड़ सकता है। जो सुनकर जिहान पूछा कितने समय के लिए, इस पर तियान जियाओ कहने लगा ये शायद आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चिंता मत करो, तुम किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जबकि मैं आसपास नहीं हूँ तो हर रात तुम्हारी माँ को एक गर्म दूध देना याद रखना। उसी वक्त उनकी बातों के साथ जिहांग बोलने लगा, और आधा चम्मच चीनी डालो ताकि माँ अच्छे से नींद ले सके। इसके कुछ दिनों बाद जिहांग बाहर बैठा हुआ था, पर जब वो अपनी माँ के लिए गर्म दूध लेके आता है तो उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट देख लिया था। नेक्स्ट सीन में तियान जियाओ जिहांग से कहता है, हाँ माँ और पापा तलाक ले रहे हैं क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन यह ठीक है, मैं जल्द ही बहुत सारा पैसा कमा के लाऊंगा और फिर तुम्हारी माँ से दोबारा शादी करूंगा, जल्द, वो भी काफी जल्द। तभी जिहांग को याद आता है कि माँ ने तो अपना नया पार्टनर ढूंढ लिया है, पर उसके डैड सोचते हुए कह रहे थे उसने इतनी जल्दी दोबारा शादी कर ली और एक ऐसा अमीर और सुंदर लड़का मिला। लेकिन यह ठीक है जिहांग, तुमको फ्यूचर में संपत्ति विरासत में मिलेगी, ये इतना बुरा नहीं है। तुम्हारे पास दो पापा हैं जो तुमसे काफी प्यार करते हैं। पर जिहांग की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। यही सब याद करके जिहांग ग्रीन बोर्ड को साफ कर रहा था। तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताते कि तूफान की इमरजेंसी चेतावनी, इस साल का तूफान नंबर 0407 डेडेलियन आज दोपहर हमारे शहर के ईस्ट कोर्ट पर लैंडस्लाइड होगी। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उससे कहता है कि मैं लू मिंगफेई हूँ, मौसम ब्यूरो ने कहा कि तूफान आ रहा है, तुम्हें जल्दी ही घर जाना चाहिए, मैं अब निकल रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जिहांग अपनी मोम को फोन करने लगता है। तभी उसकी मोम बताती है मैं अपनी बहनों के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। दूसरी तरफ जिहांग उनको बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, जिस पर उसकी माँ कही तो कैब बुलाओ और जल्दी घर जाओ, या तो अपने डैड को बुलाओ, उन्हें एक कार भेजने को कहो। फिर वो कॉल कट कर देती है। तभी जिहांग हताश होते हुए कहता है मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो और मजे करो। नीचे की तरफ मिंगफई बारिश में भीगते हुए घर जा रहा था, जबकि जिहांग सोच रहा था मुझे किसी को मुझे लेने के लिए बुलाना चाहिए। यही सब सोचने के बाद वो अपने डैड को मैसेज भेज देता है। उस मैसेज को देखकर डैड समझ जाते हैं कि जिहांग को मेरी जरूरत है। साथ ही साथ जिहांग ने वो मैसेज डिलीट कर दिया था ताकि इसके बारे में उसकी माँ को पता न चल जाए। इसके कुछ देर बाद तियान जिहांग वहाँ पर आते के साथ कहा बेटे काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, चलो अंदर आओ वरना तुम भीग जाओगे। लेकिन जिहांग उनको कोई भावना देते हुए कार में बैठ गया था, पर उसका डैड इस पर ध्यान नहीं देता और वो गाड़ी में बैठने के साथ बताता है क्या तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, मैंने तुम्हारे लिए गर्म सीट चालू कर दी है, ये कार अमेजिंग है, इसकी कॉस्ट 9 मिलियन युवान थी, हमारे बॉस ने इसे अभी खरीदा है, यह अपने आप चल सकती है। दूसरी तरफ जिहांग बड़े रूडली तरीके से बोला चलो अब यहाँ से। जिसके बाद तियान जियाओ जोर से स्टार्ट कहता, उसकी वॉइस कमांड को सुनकर कार चल पड़ी। तभी तियान जियाओ अपनी कार की तारीफें करते हुए कह रहा था वॉइस कंट्रोल वाली 9 मिलियन कार, बस चिल्लाओ और गाड़ी चल पड़ेगी। वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक मैं हूँ, दूसरा है बॉस, चलो गैस करो कि थर्ड पर्सन कौन है। लेकिन वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो देखकर वो थोड़ा निराश होते हुए कहा यह तुम हो पागल लड़के। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर भारी भड़कम बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा था। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है, धीरे धीरे करके आधी सिटी की बिजली चली गई थी, जो देखकर तियान जियाओ थोड़ा हैरान जरूर हुआ था। लेकिन उसकी नजर एक मैप पर चली जाती है, जिसे देखकर तियान जियाओ कहता कि क्या तुम सभी पागल हो, क्या कोई छोटी सी सड़क नहीं है जो ओवरपास की ओर जाती है, पर मुझे यकीन नहीं है कि ओवरपास बंद है या नहीं, चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यहीं फंसे रहने से तो अच्छा है। जिसके बाद वो आगे जाते हुए कहा इस छोटी सी सड़क पर कोई कार नहीं है, देखो हम ऊपर जा सकते हैं, अगर यह बंद हो और हम नीचे ना उतर सके तो क्या होगा, वैसे भी अगर हम ऊपर जा सकते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं, यह सिर्फ एक सिगरेट पीने की बात है। दूसरी तरफ जिहांग उस रोड को देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। कार के अंदर की तरफ तियान जियाओ म्यूजिक को स्टार्ट करते हुए कहता है इतना खराब भी नहीं, मैंने इसे खरीदा क्योंकि उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी सीडी थी, यह पापा के प्यार के बारे में है। उस गाने को सुनते हुए जिहांग बताता है यह गाना एक डैड ने बेटे के लिए नहीं बल्कि बेटी के लिए लिखा है, इसे मेरे सामने बजाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसको बोलता देखकर तियान जियाओ खुश होने के साथ कहता है क्या तुम इसे समझ सकते हो, यह सही है, मैंने सुना है कि तुमने इंग्लिश कंपटीशन में प्राइज जीता है, चलो इस गाने के बारे में बताओ। उस गाने को सुनकर जिहांग का कहना है यह एक फादर के बारे में है जिसने अपनी 24 साल की बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ 14 साल के एक अमीर लड़के से कर दी ताकि बुढ़ापे में उसके पास भरोसा करने के लिए कोई हो। आखिर में लड़का बड़ा होने के बाद पहले ही मर गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तियान जियाओ हक्का बक्का होने के साथ बताता है क्या बकवास है, इसमें कोई मजा नहीं है, इसे बंद करो, चलो बस चैट करते हैं। क्या मैंने तुमको हमारी कंपनी दोबारा बिल्ड नई बिल्डिंग के बारे में बताया? उसकी बकबक सुनकर जिहांग अपने मन
मन में बताता कि आप काफी ज्यादा बातें करते हो, अपने मुंह पर भरोसा करके आप शुरू से ही माँ से आगे रहे हो, आप जीवन भर ड्राइवर ही रहे हो। मैंने मंथली एक्सपेंसिव में कटौती के बाद तुम बिल्ली पालने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। मैंने तुम्हें मुझे लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि जब आप मुझे उठाएंगे तो हम बातें कर सकेंगे। सिर्फ यह क्यों ना पूछा जाए कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है। पर मेरे लिए छाता मत पकड़ो, लेकिन आप काफी होशियार हो, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। पर कितना हारा हुआ आदमी है। दूसरी तरफ वो अभी भी बातें करते हुए कह रहा था, इसलिए अब तुम्हारी माँ कैसी है, क्या उसे रात में गर्म दूध मिल रहा है आधा चम्मच चीनी के साथ, और तुम्हारे स्टेप डैड के बारे में क्या, तुमको उस पर नजर रखने की जरूरत है और उसे अफेयर करने मत दो, या कोई तुम्हारी विरासत के लिए तुमसे लड़ाई करेगा। मेरी राय में तुमको कंट्री के यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और अपने स्टेप डैड से अपने रिलेशन सुलझाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हारे स्टेप डैड अमीर और अच्छे रिलेशन वाले हैं। वह तुम्हारे फ्यूचर का रास्ता बेहतर कर सकता है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग तुमसे जलेंगे। उसकी बार बार ऐसी बातों को सुनकर जियांग चिल्लाते हुए उन्हें चुप रहने को कहता है। उसको इतना गुस्सा करता देखकर तियान जियाओ का कहना है, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुमको अडल्ट की बात सुननी चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बात सुनना कितना यूजफुल है। तभी जियांग बताता कि अगर मैं तुम्हारी बात सुनूं, क्या मुझे शादी के लिए और तलाक लेने के लिए लड़की मिल सकती है? अगर मैं तुम्हारी बात सुनूं, तो क्या फिर अपने स्टेप डैड से मेरे रिलेशन सुलझाने के लिए कहूंगा? उसकी ऐसी बातों को सुनकर तियान जियाओ बोला, तुम अभी भी जवान हो फैमिली मैटर के बारे में, जबकि जियांग उसे अपने मामलों से दूर रहने को कह रहा था। जो सुनकर तियान जियाओ कहता है कि तुम इसे ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारा असली डैड हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए जियांग बताता है, अगर तुम मेरे असली डैड हो तो आप मेरे पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में शामिल क्यों नहीं हुए? और क्या आपको मेरा बर्थडे याद है? जिस पर एग्री करने के साथ तियान जियाओ बताता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें जन्म दिया। बच्चों को पैदा करने में मर्द समाज का भी योगदान होता है। जिस बात का जवाब देते हुए जियांग कहता कि क्या आपने मुझे पाने के बाद कड़ी मेहनत की है? क्या आपने कभी मेरा ख्याल रखा? मुझे बताओ कि असली डैड होने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर तियान जियाओ कहता है कि असली फादर होने का मतलब है मेरा ब्लड तुम्हारे अंदर बहता है। मैं जानता हूँ कि मैं पिछले कुछ सालों में तुम्हारे लिए वहाँ नहीं गया हूँ, मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा कोई फादर नहीं है जिसने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। हम ब्लड से कनेक्टेड हैं। इस बात का जवाब देते हुए जियांग का कहना है, चलो साथ मिलकर रहें और साथ मिलकर काम करें। इस पर तियान जियाओ बताता है, बच्चा पैदा करना अपना आधा हिस्सा बच्चे को देने जैसा है। आखिरकार हर कोई एक न एक दिन मर ही जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तो सब मुझे भूल जाएंगे, लेकिन तुम अभी भी यहीं रहोगे और तुम्हारा आधा हिस्सा मैं हूँ। यह ऐसा होगा जैसे मैंने इस वर्ल्ड में कुछ पीछे छोड़ दिया हो। वो बात सुनकर जियांग का कहना है, आप यह जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा करें, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उनका पालन पोषण कैसे करें। जिस पर तियान जियाओ निराश होते हुए कहता है, मैं तुम्हें बड़ा करना चाहता था। उनकी हताश वाली बातों को सुनकर जियांग भी इमोशनल हो गया था। उसी वक्त कोई उनकी विंडो पर थपथपाता है, जो देखकर तियान जियाओ उसे पीछे रहने को कहता है, क्योंकि वो विंडो को खोलने ही वाला था। दूसरी तरफ जियान उस मोस्टर को देखकर हैरान हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे मोस्टर आ जाते हैं। तभी तियान जियाओ उसको अपनी आगे वाले सीट पर ढकेल देता है, जिसके बाद वो और तेजी से कार चलाने लगा था। जबकि जियांग को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। उसकी आंखें चमक रही थी, यहाँ तक कि वो अलग अलग तरह के विजन देखता है। तभी उसके डैड उसको बताते हैं, डरो मत बेटा, वह स्पिरिट साइड है और तुम्हारी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो रही है। मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी किस्मत है या। उसी वक्त उसको एक ड्रैगन की आंख दिखाई देती है, जिसके बाद वहीं की तरफ वो मोस्टर उनकी कार का पीछा कर रहे थे। अंदर की तरफ तियान जियाओ अपने बेटे को बता रहा था, मुझे हमेशा से उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगा कि यह दिन बाद में आएगा। तभी उसका बेटा घबराते हुए पूछता, क्या चल रहा है, क्या हम मरने वाले हैं? जिस बात का जवाब देते हुए तियान जियाओ कहता कि यह ठीक है बेटा, तुम्हारा स्वागत है रियल वर्ल्ड में। दरअसल मुझे फेक वर्ल्ड में रहकर ज्यादा खुशी महसूस हुई, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि तुमको इसके बारे में बाद में पता चल जाएगा। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं तुमसे दूर रहूंगा तो तुम इसमें शामिल नहीं हो पाओगे, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने हमारे लिए मंच तैयार कर दिया है। फिर हम बाहर की कार्स को देखते हैं जिसमें ड्राइवर नहीं था। जिसके बाद तियान जियाओ छाते में से एक स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए एक मोस्टर को खत्म कर देता है, जिस पर वो उसे अपने ब्लेड के बारे में बताता है। डिवाइन ब्लेड मुरासागे ओरिजिनल और काफी पहले ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर उन्होंने इसे रिसाइकल मेटल से दोबारा बनाया। यह एक डीमन सूट है जो 10 सालों से गियोन श्राइन में रखी हुई थी, जो कहने के बाद वो कार के अंदर बैठे बैठे काफी सारे डीमन का खात्मा कर देता है। यहाँ के इस नजारे को देखकर जियांग के होश उड़ चुके थे। उसको यूं हैरान देखकर तियान जियाओ कहता है कि चिंता मत करो, ली बेलुगन दैट स्पिरिट्स के पास सिटीजन नहीं है, वह इंसान नहीं है, इसलिए लो
उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जिसके बाद वो उनमें से एक को अपनी कार से उड़ा देता है। दूसरी तरफ जिहांग को तकलीफ हो रही थी, जबकि बाहर की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहे थे। साथ ही साथ वहाँ के ट्रक कार की वजह से काफी सारे डीमन मारे जाते हैं। जिसके बाद तियानजियाओ एक ट्रक पर लदे पाइप की रस्सी को काट दिया था, जिसके बाद वो पाइप सीधे जाकर उन डीमन से टकरा जाते हैं। तभी जियांग पुलिस को कॉल करने लगा था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर तियानजियाओ कहता है कि ये सब बेकार होगा, यह दैत की लेजेंडरी कंट्री लिबेलुगेन है। हर चीज दैत एलिमेंट से बनी है, यहाँ तक कि यह कंट्री दैत की बोन से बनी है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हारा फोन काम करेगा। अभी इसे समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लिबेलुगेन को बस दूसरी दुनिया के रूप में सोचो, और दैत स्पिरिट्स हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट अनडेड नहीं है। अपनी सीट बेल्ट जकड़ के रखना, ये कार खुद चल सकती है, मैं उनकी देखभाल करने जा रहा हूँ। इसी के साथ वो बाहर की तरफ आते हुए अपने ब्लेड के साथ उन डीमन को एक एक करके मारने लगा था। साथ ही साथ तियानजियाओ काफी तेजी से उन डीमन को मारे जा रहा था। देखने से ऐसा लगता है कि ये डीमन उसके आगे चींटी के समान है। उसको इस फाइट में काफी मजा आ रहा था, जबकि उसने एक ट्रक को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होता है। कई सारों को मौत के घाट उतारने के बाद तियानजियाओ अपनी कार में वापस आ गया था। जिसके बाद वहाँ पर धमाके होने लगे थे, जिसकी वजह से उनका पीछा कर रहे मॉन्स्टर मारे जा चुके। अगले सीन में तियानजियाओ कह रहा होता है, बेटा क्या तुम ठीक हो? और डरो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारा पापा हूँ और कोई भी डीमन नहीं बचा है। साथ ही साथ तुम्हें मेरी ब्लड लाइन इनहेरिट मिली है, जो दूसरों से अलग है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हारे रिलेशन को ठीक करे, तो तुम उससे पहले ही फॉरेन में जा सकते हो, क्योंकि तुम फॉरेन लैंग्वेज में काफी अच्छे हो। लेकिन मेक श्योर करो कि तुम कैसल कॉलेज में नहीं जाओगे, वहाँ के लोग पागल हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अपने स्टेप डैड पर नजर रखने की जरूरत है। जिसके बाद जियांग कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो एक टोल बूथ को देखता है, जिस पर तियानजियाओ बताता कि हमें नॉर्मल एरिया में वापस जाना चाहिए, तुम टोल बूथ के बाद उतर सकते हो। देखो क्या कोई वहाँ से गुजर रहा है, तुम ना वहाँ से दूसरी कैब ले लेना, ठीक है? ये बात सुनकर जियांग का कहना है, तो आप कहाँ जा रहे हो? जिस बात का जवाब देते हुए तियानजियाओ बताता कि वह मेरे पीछे आएंगे, क्योंकि कार में कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए, लेकिन यह ठीक रहेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि मैं कितना ज्यादा अमेजिंग था? इस बात की वजह से जियांग निराश हो जाता है, जो देखकर तियानजियाओ उसको बताने लगा था, चिंता मत करो, मुझे अभी भी पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लेने की जरूरत है। बॉस बाहर में गया, बेटा तुम मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो। ये बात सुनकर जियांग काफी खुश हो गया था। तभी उनको सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है। उस डीमन को देखकर तियानजियाओ बहुत ही ज्यादा डर गया था। साथ ही वो उसे अपनी सीट बेल्ट कसकर पकड़ने को कहता है, जिसके बाद उसने जोर से ब्रेक लगा दिया था। इसकी वजह से उसको चोट भी लग जाती है, पर वो अपनी परवाह ना करते हुए बेटे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसका बेटा उस क्रिएचर को देखकर भयभीत हो गया था। उसको इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर तियानजियाओ कहता है, तुम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हो, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब तुमने देख लिया है तो अपनी आंखें खोलो और इसका सामना करो। जिसके बाद हम उस डीमन गॉड को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। तभी तियानजियाओ जियांग से कहता कि डरो मत। हालांकि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैं भी डर गया था, लेकिन डर बेकार है। याद करना, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। ब्रीफ केस अपने पैरों के नीचे ले लो, हम एक साथ बाहर निकलेंगे। फिर वो चिल्लाते हुए डीमन गॉड से कहता है, बहुत समय हो गया, बड़े आदमी को नहीं देखा। उसके इस बात का जवाब देते हुए डीमन किंग बताता है, थ्रोन ऑफ गॉड तुम्हारे सामने है, हे इंसान अपने बारे में बताओ। ये कहते ही वहाँ पर काफी सारे डीमन बाहर आते हुए कह रहे थे, इंसान, हम इंसानों को फिर से कई दिनों बाद देख रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर जियांग कहा, वे बोल रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए तियानजियाओ कहता है, इसकी चिंता मत करो, तुमने पहले कभी कई बार मेरी बात नहीं मानी है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। याद रखना, मेरा साथ मत छोड़ना। फिर वो डीमन गॉड से कहता कि मुझे मालूम है कि तुम क्या चाहते हो, वो यहीं पर है ना? ये बात सुनकर डीमन गॉड बताता है, मुझे ब्रीफ केस दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तियानजियाओ जियांग से कहा, याद रखो, जब मैं कहूँ तो पूरी जी जान लगाकर भागना, और तुम भागते हुए सीधे कार में जाओगे, साथ ही पीछे मुड़कर मत देखना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग पूरी तरह से तैयार था, जिस पर वो काफी खुश होने के साथ डीमन गॉड से कहता है कि भले ही मैं तुम्हें इसे दे दूं, फिर भी मुझे शक है, क्या तुम हमें जाने दोगे? जिसका जवाब देते हुए डीमन गॉड बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का वादा करता हूँ, गॉड्स कभी मोर्टल से झूठ नहीं बोलते। इस पे तियानजियाओ बड़े अफसोस तरीके से कहता कि तो फिर तुम हमें जाने नहीं देना चाहते।
जिस बात का जवाब देते हुए डीमन गॉड का कहना है इस कंट्री में जो भी आता है वो गॉड का सर्वेंट बन जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे डीमन गॉड उनको जान से नहीं मारेगा पर उनको अपना सर्वेंट जरूर बनाएगा। शायद वो सर्वेंट इन भूतों की तरह ही होंगे। जिसके बाद तियान जियाओ जिहांग का हाथ छोड़ते हुए डीमन गॉड से बातें करने लगा था। ऐसा लगता है कि निगोशिएशन टूट गई है। बेटा मैंने जो कुछ कहा उसे याद रखना, मेरा विश्वास करो मैं पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में रहूंगा। जिसके बाद वो उसकी तरफ ब्रीफ केस फेंक देता है। उस ब्रीफ केस को आसमान में देखकर डीमन गॉड अपने सर्वेंट से कहता है उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पर जब वो उसे पकड़ने गए तो वो अचानक फट गया, जिसकी वजह से डीमन गॉड को पता चल गया था कि इसमें कुछ भी नहीं है, हमारा उसने काट लिया। दूसरी तरफ इस चीज का मौका पाकर तियान जियाओ उसे भागने को कहता है, जो सुनकर जियांग भागते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। साथ ही वो अपने डैड को भी जल्दी करने को कह रहा था, लेकिन उसके डैड वहाँ के डीमन को मारते हुए समझाने लगते हैं कार को स्टार्ट करो, आज तुमको कार खुद चलानी होगी। पर जियांग उनकी बात ना मानते हुए उनको जल्द से जल्द आने को कह रहा था, जबकि तियान जियाओ उन डीमन को मार रहा था जो कार की तरफ आ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो कहा मेरी बात मानो, याद रखो कि तुमने मुझसे क्या वादा किया है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी इस दुनिया में तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन अगर तुम भी मर गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम फिर से दोबारा मिलेंगे। अगली बार जब भी बारिश होगी मैं तुम्हें फिर से लेने आऊंगा बेटा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जिहांग को मजबूरन अपने कमांड से कार को स्टार्ट करनी पड़ी। जिसके बाद वो अपने डैड के बिना वहाँ से जाने लगा। उसको वहाँ से जाते हुए बड़ा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ डीमन गॉड उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था। उसी वक्त तियान जियाओ कहता है कि 1 मिनट के लिए तुमको रोक रहा हूँ, इसका मतलब कि 9 मिलियन की युआन की कार न्यू बैलुगेन यहाँ से निकल सकती है। फिर वो अपने यान लिंक का इस्तेमाल करते हुए जीरो टाइम के साथ वहाँ के समय को फ्रीज कर दिया था और इस जीरो टाइम में सबसे पावरफुल ही अपने आप को हिला डुला सकते हैं। नीचे की तरफ तियान जियाओ कहता है ऐसा लगता है कि जीरो टाइम का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तभी डीमन गॉड बताता है कि यान लिंक गॉड की लैंग्वेज है, इसका मुझ पर क्या ही असर होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर तियान जियाओ का कहना है चाहे एनिमी कोई भी हो मैं उसे काट दूंगा। जो कहते ही उसने उस पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट सीन में जियांग खुद को कोस रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ तियान जियाओ पर डीमन गॉड ने जानलेवा हमला कर दिया था, पर उस अटैक में वो सरवाइव कर जाता है। जो देखकर डीमन गॉड स्पिरिचुअल पावर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन तियान जियाओ बड़े बहादुरी से उसके हर एक अटैक को बीच से काटे जा रहा था और उसके हमले को डॉज करने के बाद वो डीमन गॉड के काफी करीब पहुंचकर जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज को सुनकर जियांग अपने डैड को इतने लंबे समय बाद डैड कह के पुकारता है, जिसके बाद वो अपने वर्ल्ड में आ गया था। वहाँ पर पहुँचते ही जियांग बाहर निकलते हुए अपने डैड को देखने लगता है। साथ ही साथ वो आगे बढ़ते हुए पापा पापा कह के पुकार रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक अननोन लड़की को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ से मॉर्निंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर पुलिस भी आ गई थी जो उसकी 9 मिलियन की कार को उठा रही होती है। वहीं की तरफ पड़ा हुआ जियांग जो अपने पापा को खोने की वजह से गम में डूबा हुआ था। साथ ही साथ उसके पास एक ऑफिसर आकर खड़ा हो जाता है। तभी जियांग कहा क्या यह आखिरी कार है, जिस पर वो एग्री था। जो सुनते ही उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पापा और मेरे रिलेशन की डोर टूट चुकी है। फिर वो रोते हुए कहा वह चले गए हैं मेरे पापा। पर उसकी ऐसी पावर को देखकर वो थोड़ा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हम फ्यूचर के जियांग को देखते हैं, जो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। उसी वक्त मिंग फई आते के साथ जियांग से कहता है ब्रदर क्या आज रात तुम शिंगवो के लिए उड़ान नहीं भर रहे हो, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। जिस बात का जवाब देते हुए जियांग बताता है मैंने बारिश देखी और एक गाना मेरे माइंड में आया। जिस पर मिंग फई पूछा कौन सा गाना, क्या वह अच्छा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जियांग अपना एक ईयरबड निकालते हुए उसे दे देता है। उसको लगाने के साथ मिंग फई कहने लगा अरे ये तो इंग्लिश सॉन्ग है, वैसे ये गाना किस बारे में है। इस पे जियांग कहा इसके लिरिक्स मेरी यादों में से एक है जो काफी करीब है। यह एक फादर द्वारा अपनी बेटी के लिए लिखा गया है। पर डैड यहाँ फिर से बारिश हो रही है। अगर आप लोगों को यह मालूम है कि जियांग ऐसा क्यों कह रहा है तो कमेंट में इसका जिक्र जरूर कर देना। एपिसोड 3 की शुरुआत में एल्डर बता रहा था ह्यूमैनिटी ने ड्रैगन के बिना हिस्ट्री लिखा है, लेकिन अल्टरनेटेड वर्जन में ड्रैगन हर जगह दिखाई देते हैं। जनरेशन के इफेक्ट्स और सैक्रिफाइसेस रिवाइव्ड ड्रैगन को आज तक दफनाया गया है। उन बच्चों के लिए यह चीज आज भी काफी दूर है, इसलिए उन्हें दुखी करने की जरूरत नहीं है। वह अब भी सोचते हैं कि ड्रैगन स्लेयर एक मजेदार और पैसिनेट एंडेवर है, साथ ही लाइफ टाइम स्ट्रगल करने के लायक, और यह
ठीक है। जिसके बाद हम मिंग फई के कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर के पास बैठकर कह रहा था, क्या तुमने किसी अननोन ड्रैगन का पता लगाया है? मैं दिन के उजाले में ड्रैगन कहाँ ढूंढूं? फिर वो सब में क्लिक करने के साथ कहता है, क्या तुमने यान लिंक का इस्तेमाल किया है? मैं इसका इस्तेमाल करना पसंद करूंगा, पर लू मिंग से वह धोखेबाज है। मैंने यान लिंक पाने के लिए अपनी लाइफ का एक चौथा हिस्सा जोखिम में डाल दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल एक ही बार ही किया जा सकता है और सेल्स के बाद सर्विस नहीं है। वैसे ये किस तरह का सवाल है? वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी उसकी आंट भड़कते हुए कहती है कि नीचे आओ और सॉसेज का एक पैकेट और कुछ प्याज खरीद कर लाओ, और ये भी देख लेना कि क्या वे एक्सप्रेस डिलीवरी करते हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिंग फई बताता है, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, डियर रिकॉर्डो एडमिशन इन्फॉर्मेशन के अनुसार तुम्हारा बर्थडे 17 जुलाई को है और आज तुम 19 साल के हो गए हो। इस जरूरी दिन पर एकेडमिक मामलों के चेयरमैन इन कमेटी और फैकल्टीज की ओर से मेरी ओर से तुमको हैप्पी बर्थडे। योर सिंसियरली नोरमा। बर्थडे, अच्छा याद आया, आज मेरा बर्थडे है। साथ ही साथ उसके फोन पर जिहांग का मेल आता है जो उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था, पर मिंग फई को यह मालूम ही नहीं था कि मैं वीचैट पर ब्रदर से कब जुड़ा। तभी उसको एक और मेल मिलता है जिससे वो उस लड़की के बारे में सोचने लगा था कि वो कितनी खूबसूरत है। फिर मिंग फई उस मैसेज को पढ़ने लगता है, लू मिंग फई, मैं चैन वेन वेन हूँ। आज सुबह 10:30 बजे लिटरेचर क्लब सोफी लेट्स पिज्जा हाउस में सभी इकट्ठा हो रहे हैं। अगर तुमको यह मैसेज मिले तो आ जाना। जिसको पढ़ने के बाद मिंग फई कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, हालांकि मुझे लगता है कि यह थोड़ा व्यर्थ होगा। जिसके बाद मिंग फई रिलैक्स होते हुए कहता कि चलो इस पास्ट को अलविदा कह दिया जाए। पर ज्यादा देर वहीं बैठने की वजह से आंट उसके कमरे में आते के साथ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मिंग फई तुम अभी तक क्यों नहीं गए? उनको इतना गुस्से में देखकर मिंग फई कहता कि मैं अभी जा रहा हूँ। जिस पर आंट का कहना है, तुम्हारे अंकल ने टॉयलेट की सीट तोड़ दी, हार्डवेयर की दुकान से नया खरीद लाना, और जब तुम वापस आओ तो मूली और प्याज को काट लो और कुछ सॉसेज को स्टीम में पका लेना। साथ ही हम शाम 4:30 बजे वापस आएंगे। आज रात का डिनर लू मिंग से के एब्रोड में स्टडी का जश्न मनाने के लिए है, अब जल्दी करो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिंग से वहाँ से भाग गया था। जिसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग अपनी अपनी जॉब की तरफ जा रहे थे, पर अचानक वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगा जिसकी वजह से एक ट्रेन स्टेशन टूटने लगा था। वहाँ के इस सीन को देखकर लोग शोर मचाने लगते हैं, अरे वहाँ देखो, बिल्कुल नहीं, ये तो फोरकास्ट में नहीं था। साथ ही साथ उस स्टेशन में लोग वहाँ से तुरंत निकल रहे थे और वो स्टेशन धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय होने लगा था। साथ ही साथ जो लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उनमें से कुछ तो मारे जाते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो इस नजारे को देखकर वहाँ से तुरंत निकल चुका। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा स्टेशन टुकड़ों में बिखर गया, यहाँ तक कि उसमें काफी सारे लोग मारे गए। इसके बाद यहाँ से कैसल कॉलेज की तरफ आ गया था। अंदर की तरफ 2 पर्सन एक कमरे में एंटर करते हुए, साथ ही साथ उनमें से एक पर्सन उसकी तरफ एनवलप फेंकते हुए कहता है, क्या चल रहा है? स्कूल बोर्ड के इंस्ट्रक्शन अर्जेंट हैं। उस एनवलप को देखते हुए एल्डर कह रहे थे, एसएस हाईएस्ट रैंक, आखिर क्या हुआ? जिस बात का जवाब देते हुए मार्क्समैन बताता कि हमने सिंगो में सारी इन्फॉर्मेशन खो दी है जिसकी स्कूल ब्यूरो को अर्जेंटली जरूरत थी। इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने हर संभव कोशिश की, साथ ही साथ एक डिटेल प्लान लेकर आए हैं और इसे सक्सेसफुल रिट्रीट कर लिया है। फिर हमने इसे हेडक्वार्टर्स वापस लाने के लिए अपने सबसे कैपेबल लोगों को भेजा है, लेकिन यह रास्ते में ही खो गया। जिसके बाद वो नोरमा के माध्यम से उस जगह को देख पाते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आया था। नोरमा एआई का नाम है। वहाँ के इस सीन को देखकर एल्डर हैरान होने के साथ कहते हैं कि मैंने इस होल को कहीं देखा है, यह साउथ ट्रेन स्टेशन है, यह लू मिंग फई का होम टाउन है। ये बात सुनकर मार्क्समैन बताता कि आज सुबह यह 3 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो गया था। उस समय हमारे स्पेशलिस्ट उस इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, पर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन खो गई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्डर परेशान हो चुके थे। तभी मार्क्समैन कहता है कि स्कूल ब्यूरो ने हमें इसे वापस लाने के लिए लोकल टाइम 7 बजे की डेडलाइन दी है। इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने के लिए यह इनफ टाइम नहीं है, हमें आसपास के लोगों को ही भेजना होगा। तभी एल्डर पूछे कि वो लोग कौन होंगे, जिसका जवाब देते हुए मार्क्समैन कहा, ए रैंक वाला चू जिहांग और एस रैंक वाला लू मिंग फई। दोनों को ही एब्सोल्यूट ब्लड लाइन का एडवांटेज है और वह दोनों इस समय समर वेकेशन पर सिंगवो में हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर जिहांग के घर की तरफ आ गया था जहाँ पर उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था। तभी जिहांग आते के साथ फोन उठा लेता है। जिसके बाद प्रोफेसर उसको बताते हैं अर्जेंट मिशन रैंक एसएस। रैंक एसएस सुनकर जिहांग भी थोड़ा हैरान हो गया था, पर वो आगे की बात करते हुए प्रोफेसर कहते कि तुमको आज 7 बजे तक जरूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। नॉर्मा ने तुमको पहले ही मिशन की डिटेल भेज दी होगी। उसने आज रात तुम्हारे और लू मिंग फई के लिए सीधी फ्लाइट बुक की है। इन्फॉर्मेशन हासिल करने के
बाद तुरंत वापस आओ। इस मिशन के स्पेशलिस्ट एस रैंक वाले लू मिंगफई है। तुम्हारा काम सपोर्ट करना और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जिस पर एग्री करने के साथ जियांग तुरंत अपनी कार से इस मिशन के लिए रवाना हो चुका। नेक्स्ट सीन में मिंगफई वैन वेन के कहे मुताबिक वहाँ पर आ गया था, पर उसे लोग घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि मिंगफई घर से सीधे यहाँ पर आया है, इसलिए उसके पास टॉयलेट सीट है। तभी एक बंदा उससे पूछा, मिंगफई क्या तुम ठीक हो? जिस पर मिंगफई एग्री था। जो सुनकर वो पर्सन बताता है, तो फिर ये तुम्हारे पास टॉयलेट सीट क्या कर रही है? जिस बात का जवाब देते हुए मिंगफई बोला, इस पर बैठना आरामदायक है। उसकी इस हरकत की वजह से एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बताती है, तो ये बात है जो वह फोरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस पर वहाँ के सारे लोग हंस रहे थे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई बाथरूम करने के लिए चला गया था, पर जब वो गेट खुला तो झाओ मैकफा की नाक टूट गई थी। लेकिन मैकफा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने अचानक दरवाजा क्यों खोल दिया? तभी मिंगफई उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? इस पे मैकफा और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है, मैं कहाँ से ठीक लग रहा हूँ, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। तभी वहाँ पर वेन वेन आते के साथ लू मिंगफई से कहती कि काफी दिनों बाद मुलाकात हुई, पर उसकी इस खूबसूरती को देखकर मिंगफई खो गया था। पर वो उससे कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, पर मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि वेन वेन इस नमूने यानी मैंगफा की गर्लफ्रेंड है। अंदर की तरफ वो दोनों अपने बॉस को देखकर खुशी के मारे झूल उठे थे। बाथरूम की तरफ मिंगफई कह रहा था, अभी तो केवल एक ही सेमेस्टर बीता है, लेकिन मैं इन पुराने क्लासमेट के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद उसे फिंगर का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें उसने बोला था, हैप्पी बर्थडे टू यू, बी हैप्पी एवरी डे ऑफ योर लाइफ। अपने बर्थडे के बारे में चिंता मत करो। यह एक ऐसा सॉन्ग है जिसे मैंने गाना सीखा। तुम्हें पता है कि मैं कुत्ते जितना गरीब हूँ, इसलिए गिफ्ट के बारे में भूल जाओ जिसमें पैसे लगते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई हंसकर बोला, कम से कम तुम मुझे अभी भी याद करते हो। तभी उसको एक लड़की की आवाज आती है जो मैंगफा को उसका पीछा ना करने को कह रही थी। जिस पर मैंगफा बताता कि मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जिस पर मियाओ मियाओ बोली, ये कैसा दिखता है? मैं उसे हर समय तुम्हें परेशान करते हुए देखती हूँ, क्या तुमने उसे बताया? जो सुनने के बाद मिंगफई कहता कि ये दोनों मैन बाथरूम में क्यों हैं? सामने की तरफ मिंगफा बताता है, हमने पहले ही ब्रेकअप कर लिया है, अब इसमें क्या ही रह गया है। इस पे मियाओ मियाओ बोली, तो तुमने उसे यह क्यों नहीं बताया? जिस पर मिंगफा कहा, सच में इसकी जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो कि वह कितनी अनोइंग हो सकती है? अगर मैं उसे बताऊं तो वह मुझे जरूर डांटेगी, जैसे कि मुझ पर उसका एहसान हो। जो सुनकर मियाओ मियाओ कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारा ब्रेकअप हो गया, क्या तुम मेरे बारे में भी यही बात कहोगे? जिसके बाद वो उसके करीब आते के साथ बताता है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे ब्रेकअप करके पागल या शराबी नहीं बनना चाहता। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर मियाओ मियाओ का कहना है, अरे यहाँ पर लोग हैं, अगर कोई हमें देख ले तो क्या होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस बात पर एग्री करने के साथ मैंगफा कहा, ठीक है चलो चले, पहले अच्छा खाना खा लेते हैं। दूसरी तरफ मिंगफई बाहर आते के साथ कहता है, ये सब पब्लिक रूप से बाहर करो। क्या मैं मरा हुआ लग रहा हूँ? वैसे क्या वह चैन वैन वैन के बारे में बात कर रहे थे? तो उनका पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और वह लड़का लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। फिर भी तुम अपना केक खा भी रहे हो और उसे ले भी रहे हो। जाओ मिंगफा, चलो ठीक है, असल में यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। फिर वो हाथ धोकर बाहर की तरफ आ गया था। सामने की तरफ मिंगफा उसको और पिज्जा खाने को कह रहा था, जिस पर मियाओ मियाओ बताती है कि मैंने बहुत खा लिया है, हाल ही में मेरा वजन कुछ बढ़ गया है, इसलिए मुझे कम खाना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफा उसे ड्रिंक करने को कहता है। दूसरी तरफ वेन वेन को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। जिसके बाद मिंगफा अंदर चला गया था। जो देखकर मिंगफा खड़ा होने के साथ कहता है, क्योंकि आज हर कोई यहाँ पर है, इसलिए मुझे कुछ अनाउंस करना है। फिर वो रिंग का बॉक्स बाहर निकालते हुए उस लड़की की तरफ कर देता है। जो देखकर लड़की प्लस करने लगी थी, जबकि वेन वेन अपना मुंह फेर लेती है। साथ ही साथ मिंगफा बताता है, तुम लोग अब लियो मियाओ मियाओ के पीछे नहीं जा सकते क्योंकि हमारी एंगेज्ड हो रही है। जो देखकर उसके चमचे काफी खुश होते हुए कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने आज हमें इकट्ठा क्यों किया है। बहुत बढ़िया बॉस, हमारे लिए आशा की एक किरण भी नहीं छोड़ी। चलो रिंग पहन लो, हाँ चलो पिक्चर ले लेते हैं। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद लियू मिंगफई अपने मन में कहा, यह सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होगी। जिसके बाद मिंगफा ने उसे रिंग पहना दी थी। ये सब देखकर मिंगफई से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? उसकी आवाज को सुनते ही वहाँ का पूरा माहौल शांत हो गया था। पर मिंगफा भड़कते हुए कहता है, लो मिंगफई, यह तुम्हारा काम नहीं है। जिस पर एग्री करने के साथ मिंगफई बताता है कि तुमने ठीक कहा, ये मेरा काम नहीं है, भले ही तुम खुश हो, पर तुमको उसे बाहर निकालने का रास्ता देना चाहिए। एक्स गर्लफ्रेंड के सामने अपनी करंट गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट की अनाउंसिंग करना तुम यह जानबूझकर कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आ
गया था, पर उसका चमचा उसे शांत कराते हुए कहता है, हम सब क्लासमेट है, उसे जाने दो। उसको यूं गुस्से में देखकर मिंगफई मेंगफा को खुलेआम चैलेंज देने लगा था। वहाँ के माहौल को बिगड़ता देखकर मियाओ मियाओ का कहना है, बस बहुत हो गया, पता है ना कि आज कौन सा दिन है, तुम मुझसे परेशान क्यों हो। ये बात सुनकर मेंगफा खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वेटर बिल लाओ, मैं आज रात सभी को इंगवो क्यूजिन खिलाऊंगा। साथ ही साथ वहाँ पर वेटर बिल लेकर आ गया था, जो देखकर मेंगफा वेटर से कहता है, इस लड़के को अपना बिल खुद चुकाना होगा। तभी उसका चमचा कहता कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पर एग्री करने के साथ मिंगफई कहता कि मैं पूरा बिल चुकाऊंगा, ये कार्ड स्वाइप करो। मेरा एस रैंक कैसल कॉलेज स्टूडेंट आईडी कार्ड है, इसकी क्रेडिट लिमिट $1000 है। पर जब वेटर कार्ड स्वाइप करता है तो उसका कार्ड काम नहीं करता, जो देखकर मिंगफई हैरान होने के साथ कह रहा था, इसे डिक्लाइन कर दिया गया, शायद सिग्नल खराब है, प्लीज एक बार फिर से ट्राई करो। और वो फिर से फेल्ड हो गया, जो देखकर एक लड़की मिंगफई का मजाक उड़ाते हुए कहती कि क्या तुम रुककर बर्तन धोगे या शायद टॉयलेट की शीट साफ करोगे। साथ ही वेटर मिंगफई से कह रहा था, सर क्या आपके पास पेमेंट करने का कोई और तरीका है। जिस बात का जवाब देते हुए मिंगफई घबराते हुए बोला, मेरे वीचैट में पैसा नहीं है। जिसके बाद बड़े ही स्टाइल के साथ जीहांग एंट्री करते हुए कहता है, मैं कैश में पे करूंगा। अपने सामने भैया को देखकर उसको याद आने लगता है कि ये लड़कियों, सोर्डमैन, बास्केटबॉल सब में परफेक्ट है। फिर वो उसे पूरे खाने के बिल के पैसे दे देता है, लेकिन मिंगफई उससे पूछ रहा था, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस बात का जवाब देते हुए जीहांग बताता कि कॉलेज का एक अर्जेंट मिशन है और वह तुम्हारे लीड का इंतजार कर रहे हैं बॉस। और ये आखिरी वाला वर्ड सुनकर वहाँ के सब लोग काफी हैरान हो गए थे। सबसे ज्यादा हैरान मियाओ मियाओ और मेंगफा थे। तभी जियांग उनको अपने बारे में बताता है, मैं चू जियांग हूँ, हम सभी स्टूडेंट हैं, है ना। पर मियाओ मियाओ उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उस पर लट्टू हो गई थी। साथ ही साथ वहाँ के लोग हक्का बक्का होने के साथ कह रहे थे, चू जियांग लू मिंगफई का छोटा भाई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिंगफई जियांग को ब्रदर कहकर क्यों पुकार रहा है। इन दोनों की फैमिली तो अलग अलग है। दरअसल इसका रीजन अभी तक इस सीरीज में नहीं बताया गया है, क्या पता आगे पता चल जाए। तभी जियांग मिंगफई से बोलता कि बॉस कार बाहर इंतजार कर रही है। जो सुनकर मिंगफई थोड़ा हैरान जरूर हुआ था, पर सब लोगों के सामने वो फ्लैक्स मारते हुए कहता कि तो फिर चलो चलें। फिर वो वहाँ से जाने लगा, पर रास्ते में उसको याद आता है कि मेरी टॉयलेट सीट जिसको जियांग ने उठा लिया था। वैसे जियांग काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जियांग के डैड कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, और उसका यूं टॉयलेट सीट उठाना मेरे को थोड़ा अजीब लगा। जबकि वो लड़की सोच रही थी, लू मिंगफई ने सच में चू जियांग से टॉयलेट सीट उठवा ली, यकीन नहीं हो रहा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग अभी भी उसे ही देख रहे थे। तभी मिंगफई अपने मन में बताता है कि पूरी रेपुटेशन हमेशा मेरे भाइयों और बहनों द्वारा सपोर्टेड है, मैं सचमुच एक पल के लिए अपने लिए खड़ा होना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मेंगफा की जल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में जियांग ने खुद मेंगफई के लिए कार का दरवाजा खोल दिया था, जो देखकर उसके दोस्तों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो इस पर यकीन कर पाए उससे पहले ही वो लोग वहाँ से जा चुके। उनके जाने के बाद उन सबका चेहरा देखने लायक था। नेक्स्ट सीन में मिंगफई जियांग से कह रहा होता है, थैंक्स आज मेरा साथ देने के लिए, और मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जिस बात का जवाब देते हुए जियांग बताता कि कॉलेज ने एक मिशन को अर्जेंट किया है, तुम इस मिशन के इंचार्ज हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तो आज तुम बॉस हो और ये कोई मजाक नहीं है। ये सुनकर मिंगफई हक्का बक्का होने के साथ कहता है कि मिशन और मैं बॉस हूँ, है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आज रात एक मिशन है, लेकिन यह आसान नहीं होने वाला, कॉलेज मेरे बारे में काफी ज्यादा सोचता है। तभी जियांग बताता कि मैं 2 मिनट तक कमरे के बाहर सुनता रहा। ये सुनकर वो हैरान होने के साथ कहा, 2 मिनट तक सुनता रहा, भाई काफी नोटी है। पर जियांग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ जब तुम स्कूल में थे तो तुमको चैन वैन वैन पसंद थी, और ये बात पूरा स्कूल जानता था। अब ये सुनकर मिंगफई और भी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, सच में मुझे लगा कि मैंने इसे काफी अच्छी तरह से छुपा लिया है। इस पे जियांग बोला, मुझे तुम्हारे सीट पर पैर रखने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस स्पीड पर यह करना सेफ नहीं है। जो सुनकर मिंगफई अपना पैर सीट से हटा लिया था। ये देखने के बाद जियांग बताता कि क्योंकि तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे बात करने का एक टॉपिक मिल गया है। चैन वैन वैन जानती थी कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन ध्यान ना देने का नाटक किया, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुमको नौकर की तरह इस्तेमाल किया। अब भी तुम उसी की साइड क्यों खड़े हो। जिस बात का जवाब देते हुए मिंगफई का कहना है, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, मेरा उसे पसंद करना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर जियांग उसको बताने लगा, जाओ मिंगफा इससे खुश नहीं है, क्योंकि चैन वैन वैन उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वह अब भी उसे पसंद करती है। साइकोलॉजी रूप से वह अभी भी उस पर अधिकार
जताता है वो उसे फेंक सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसकी साइड में खड़े हों। तो तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी इस बात का जवाब देते हुए मिंगफई कहता है, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं दूसरे लोगों को धमकाते हुए नहीं देख सकता। खैर भाई, तुम्हें धमकाया नहीं जाएगा, पर तुम्हें यह समझ में नहीं आया। अब ये बात तो उसके ईगो तक आ गई थी, इसलिए जीहांग मिंगफई को वहीं पर उतारते हुए वापस वहीं की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी जीहांग वेन वेन के पास कार रोकते हुए कहता है, चैन वेन वेन, लू मिंगफई ने कहा कि वह तुमको आज रात डिनर पर ले जाना चाहता है। उसने आज रात एस्पासिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर लिया है, शाम 6:30 बजे तक। मैंने बॉस का मैसेज पहले ही दे दिया था, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करती हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मेंगफा जल भून चुका था। दूसरी तरफ चैन वेन वेन इसके लिए तैयार हो चुकी थी, जिसके बाद जीहांग उसे एड्रेस देकर तुरंत मिंगफई की तरफ रवाना हो चुका। वहीं की तरफ खड़ा मेंगफा दांत पीस रहा होता है। इसके बाद हम हाईवे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिंगफई सोच रहा था, शुक्र है वह मुझे छोड़कर नहीं गया, शायद मैंने अभी उसे गलत समझा। फिर वो उसकी तारीफें करते हुए कहता है, भाई तुम सचमुच काफी अच्छी ड्राइविंग करते हो। जिसका जवाब देते हुए जीहांग बताता कि मेरे डैडी ने मुझे सिखाया। वैसे हैप्पी बर्थडे। जो सुनकर वो कुछ देर के लिए सदमे में चला गया था, लेकिन वो तुरंत इसका जवाब देता है, थैंक्स भाई, जब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं काफी इम्प्रेस हुआ। तभी जीहांग उससे पूछता कि क्या तुम अपने बर्थडे पर कहीं बाहर खाने नहीं जा रहे हो? ये बात सुनकर मिंगफई बताता है, मेरी आंट ने मुझे जन्म नहीं दिया, इसलिए यह नेचुरल है कि उन्हें याद नहीं है। भाई आमतौर पर तुम अपना बर्थडे कैसे बनाते हो? जिसका जवाब देते हुए जीहांग का कहना है, केक, प्रेजेंट, पार्टी हर साल लगभग एक जैसा ही होता है। क्या तुमको इटालियन फूड पसंद है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं है, पर मुझे मीट खाना पसंद है। जो सुनने के बाद जीहांग किसी को कॉल करते हुए कहता है, हेलो एस्पासिया रेस्टोरेंट, मैं आज रात 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन करना चाहता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती कि मुझे माफ करना सर, पर आज रात पूरा रेस्टोरेंट बुक हो चुका है। तभी जीहांग बोला, क्या तुम अदर टेबल का इंतजाम नहीं कर सकती? इस पे वो लड़की कही, मुझे इसके लिए माफ कर दो, प्लीज कहीं और ट्राई करें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई कहता है, चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। उसकी इस बात पर जीहांग का कहना है, यह पहले से ही शेड्यूल है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, मुझे फिंगर से कनेक्ट करो। तभी फिंगर फोन पे बोला, हेलो भाई चू जियांग, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर जियांग बताता कि फिंगर, मैं बाद में मुरासामे की न्यूज आईडी के साथ एक इनाम पोस्ट करूंगा, क्या तुम इसे टॉप पर पिन करने में मेरी मदद कर सकते हो? इसी के साथ यहाँ सीन कैसल कॉलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक पर्सन पर एक पोस्ट आता है, और वो पोस्ट चू जियांग ने किया था, जिसमें लिखा था, मुझे आज रात 6:30 बजे के लिए रिजर्वेशन चाहिए, कोऑर्डिनेट 26.087774 एंड 11528435E। पोस्ट, इस एक एहसान के बदले मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात चारों कोनों में आग की तरह फैल जाती है। अगले सीन में एक बंदा कह रहा था, मास्टर जी आपके क्लासमेट का फोन आया था, लगता है स्टूडेंट यूनियन का मेंबर है, वह कौन है? जिस बात का जवाब देते हुए मास्टर बताते हैं, वह तुम्हारा वफादार मुर्गा फिंगर है। तभी फिंगर कॉल पर बताता है, बॉस चू जिहांग ने इनाम को ऑफर किया है। चू जिहांग ने कहा वह एक काम करने का वादा करता है, जो कोई भी लू मिंगफई को आज रात एस्पासिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन का इंतजाम करने में मदद कर सकता है, जब तक यह उसकी एबिलिटी के अंदर हो और वायलेट एथिक्स ना करता हो। और उसने बस एक ऑफर को फेवर किया है, अगर तुमको कोई दिक्कत है तो उसे ढूंढो। ये सब सुनने के बाद वो पर्सन कहता है, लू मिंगफई स्टूडेंट यूनियन का मेंबर है और वो मेरा है, अगर उसे मदद की जरूरत है तो वह मेरे पास आए, मैं उसकी मदद करूंगा। फिर वो कॉल कट करने के बाद अपने साथी से कहता है, मेरे लिए मिंट क्लब को कॉल करो और एस्पासिया रेस्टोरेंट को स्पेसिफाई करो, मुझे सबसे अच्छी चीफ, सबसे अच्छा शेफ, सबसे अच्छा वेटर चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जब तुम इसे सॉल्व कर लो तो अपने क्लासमेट को मैसेज भेजना, उसका नाम लू मिंगफई है। जिसके बाद उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसने 6:30 बजे के लिए रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। जो देखने के बाद मिंगफई अपने मन में कहा, मैं काफी लकी हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली, लायन हार्ट सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। ये दुनिया काफी अजीब है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बकवास का ढेर हूँ और बाकी लोग सोचते हैं कि मैं ट्रेजर हूँ। वैसे भाई हम कहाँ जा रहे हैं? इस पे जिहांग बताता है, साउथ ट्रेन स्टेशन के रूइंस पर। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह इन्फॉर्मेशन किसने ली, इसलिए हमें ऑन द स्पॉट की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिंगफई पूछा, इसमें कितना समय लगेगा? क्या हम जल्दी कर सकते हैं? मुझे घर देर से नहीं पहुंचना है, साथ ही मेरे को टॉयलेट सीट बदलनी होगी और प्याज और सोसेजी। जिस पर जिहांग कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसे प्रोफेशनल से करवाऊंगा। उसकी इस मदद के लिए मिंगफई उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ वो दोनों ट्रेन स्टेशन पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के साथ जिहांग कहने लगा था, अब पेट्रोलिंग शिफ्ट बदल गई है, सिक्योरिटी
सिक्योरिटी से बचने के लिए साउथ स्टेशन में एंटर करने का यही एकमात्र समय है। वहाँ के इस खौफनाक मंजर को देखकर मिंगफे कहता है कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा तेज था, मुझे तो उसका एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस पर एग्री करते हुए जिहां का कहना है, हाँ इसको इमेजिन करना मुश्किल है, साथ ही स्टेशन का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है और ये 8 इंटरसिटी के अर्थक्वेक को भी झेलने के काबिल है। और आज सुबह आए छोटे भूकंप की मैग्नीट्यूड 3 था, इसलिए इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। इसके बाद यहाँ सिन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो जोकर उस बंदे को पैसों से भरा बैग ऑफर करता है। साथ ही उस बंदे ने उसको एनवेलप ऑफर किया, जिसको देखने के लिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसे देखते हुए वो जोकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नुबेलुगिन प्रोग्राम में यह होगा, अब की फाइनली यूजफुल हो सकती है। ड्रैगन की बोन्स कॉलेज के तहखाने में छिपाई गई है, ये कैसा अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। तभी वो बंदा बताता है, मैंने साउथ रेलवे स्टेशन पर इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोकर उसे चुप रहने को कहकर अपना खौफनाक चेहरा दिखाता है, जो देखकर उसकी फटकर 4 हो चुकी थी। पर जोकर उससे कहता है कि तुम काफी स्किल्ड हो, मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हुआ। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा, पर उसको ज्यादा देखकर वो बंदा बोला, अरे क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? जिस बात का जवाब देते हुए जोकर बताता कि एक कुरियर इसे शाम 7 बजे ले जाएगा, बस उसे दे देना। अगर वह इसे नहीं उठाता तो तुम इसका परिणाम जानते हो। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके कमेंट कर दो। जितना ज्यादा लाइक एंड कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।